16.1 प्रस्तावना। हित समूह की हम सार्वजनिक हित के विपरीत निजी हितों के सुसंगठित समूहों के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो अपने लाभ के लिए राजनैतिक परिणामों को प्रभावित करते हैं। इस परिभाषा से ऐसा प्रतीत होता है कि सार्वजनिक नीति का क्षेत्र अत्यंत स्वयंपरक है तथा समाज के समूहों द्वारा चलाया गया स्वार्थमय संघर्ष है, किंतु लोकतंत्र का विरोधाभास यह है कि नौकरशाह बल प्रयोगी राज्य की अपेक्षा बहुलवादी राज्य तथा समाज के हितों की रक्षा करने वाले समूहों के नेटवर्कों का विकास लोकतंत्र का आधार तथा नीति प्रक्रिया के अभिन्न अंग बन गए हैं। राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ सामाजिक हित समूहों के उदय तथा लोकतांत्रिक अभिशासन की मांग से हित समूह जन सामान्य तथा लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति तथा खतरा दोनों बन गए हैं। ये हित समूह क्या है जो राजनीतिक प्रक्रिया में सशक्त भूमिका निभाते हैं? एक हित समूह वह संस्था है जो सरकार का अंश हुए बिना निजी तथा समर्थकों के हित के लिए सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने का प्रयास करती है। ये सार्वजनिक क्षेत्र में निजी हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं ताकि सरकार को समुदाय के रूप में उनकी विशेष आवश्यकताओं की जानकारी मिल सके और सार्वजनिक नीति में उनके लिए प्रावधान किए जा सकें। ये विकीर्ण सामाजिक हितों के सूक्ष्म रूप है तथा राजनीतिक प्रक्रिया में समूह विशेष की मांगों को पूरा करवाने में योगदान देते हैं। जैसा कि इयान मैकलीन लैन मकलीन 1987-62 ने प्रयोगाश्रित टिप्पणी करते हुए कहा है कि हित समूह सार्वजनिक हितों के पक्षधर होते हैं तथा यह हित समूह राजनीति पर हमारी चर्चा बना आरंभिक मुद्दा हो सकता है। वह सार्वजनिक हित क्या है जिसका ये समर्थन करते हैं? इस संदर्भ में हम यह कहेंगे कि सरकार की नीतियां सार्वजनिक हित में होती है क्योंकि वे किसी भी समूह विशेष से संबंधित न होकर सभी नागरिकों के लिए होती है। पॉल हर्स्ट 1994-441 ने हित समूहों को साहचर्यवादियों के नीतिशास्त्र का लक्षण माना है तथा इसे दो कारणों से केंद्रीकृत राज्य के अविश्वास पर आधारित बताया है। प्रथम, राज्य एक अनिवार्य समुदाय है यद्यपि अधिकांश वास्तविक समुदाय स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। दूसरे, राज्य द्वारा सामाजिक जीवन को विनियमित करने में स्वयं के सर्वशक्ति संपन्न होने के दावे किए गए। प्रधान GDH कोल, JN फिडिस लास्की से लेकर मंचूर ऑल्सन जैसे लेखकों ने इन संगठनों को लोकतांत्रिक समाज का प्राकृतिक संलग्नक माना है। इनके सदस्य समूह के प्रति वफादार होते हैं तथा उनमें एकता बनाए रखने के लिए बाह्य अथवा विनियामक राज्य प्रयासों की बहुत कम आवश्यकता होती है। उनके संगठन के विकास के लिए वे अधिक स्वतंत्रता की मांग करते हैं तथा इस प्रकार से नीतियों को अपने पक्ष में करवाने के प्रयास करते हैं। ये समूह जो सामान्य हितों के आधार पर बनाए जाते हैं, इनका औचित्य दो नीतिशास्त्रीय दावों पर दिया जाना चाहिए। उनका गठन करने वालों के लाभ की दृष्टि से इन लाभों को विविध रूप से परिभाषित किया जा सकता है, जैसे धन तक पहुंच अथवा उनके भावी निवेश का मूल्यवर्धन, संसाधनों पर नियंत्रण, धार्मिक संतुष्टि या नैतिक मान्यताओं की तुष्टि। ये इच्छा पर आधारित है, न कि भाग्य पर। किसी भी नागरिक के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वह ऐसे किसी समूह का सदस्य बने। नागरिक किसी सामूहिक कार्यकलाप में इसलिए शामिल होते हैं क्योंकि उनका विश्वास होता है कि उनके कुछ हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता है जो राज्य की किसी गलत नीति या अनुचित विनियमन के कारण खतरे में है। इस प्रकार से कोई साह्यर्थवादी समाज अपने लिए अधिक से अधिक विनियामक तथा नीतिगत सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करता है तथा इसके बदले में सत्यनिष्ठा तथा स्वतंत्रता पर बल देते हुए नागरिकों को एकजुट कर लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाता है। इसका अर्थ यह भी हुआ कि समूह के हितों के आधार पर समाज की एकजुटता विशिष्ट हितों पर निर्भर हो जाएगी। हिस्ट के शब्दों में पर्याप्त संसाधनों सहित छोटे समूहों के प्रमुख विशिष्ट हित अधिक संगठित होंगे तथा अपर्याप्त संसाधनों से युक्त बड़े समूहों के अभ्यावर्तक हित कम संगठित अथवा असंगठित होते हैं। अन्य शब्दों में उच्च वर्ग के स्वहित के इच्छुक, संपन्न तथा समृद्ध वर्ग को राज्य का समर्थन प्राप्त होगा क्योंकि वे चुनावी दृष्टि से राज्य के हित में हैं। इससे सार्वजनिक हित बनाम निजी हित की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसके साथ ही राज्य प्राकृतिक रूप से धनी तथा शक्तिशाली व सशक्त रूप समेकित वर्ग की मांगों को पूरा करने के लिए बाध्य हो जाएगा। ऑल्सन ने द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन 1971 में सभी संगठनों अथवा हित समूहों को संभवतः स्वहित में लिप्त तथा राजनीतिक और सामाजिक सत्ता को हथियाने में निरंतर हाथ पैर मारने वाला पाया है। ऐसा करते हुए वे भाड़ा उपजीवी सत्ता तैयार करते हैं जो बाजार में विषम अवस्थाएं उत्पन्न कर समाज पर वित्तीय बोझ डालती है। ऑल्सन ने अपनी अन्य पुस्तक द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ नेशंस 1982 में यह लिखा है कि भाड़ा उपजीविता संरक्षणवादी नीतियों का परिणाम है तथा संगठित हितों के प्रभाव के अंतर्गत राज्य ऐसे विनियम तैयार करता है जो भाड़ा उपजीविता को संरक्षण देते हैं तथा इस प्रवृत्ति को बनाए रखते हैं। इनके कारण राज्य में असक्षमता आती है, लचीलेपन में कमी आती है और नौकरशाही से जुड़े रोग घर कर जाते हैं। असंगठित हित समूहों के अपेक्षा अधिक राजनीतिक महत्व वाले संगठित हित समूहों जैसे ट्रेड यूनियनों, औद्योगिक समूहों तथा बिल्डर संगठनों का राज्य समर्थन करता है। इससे उन थोड़े से परहितवादी लोगों की उपेक्षा होती है या उन पर कम ध्यान दिया जाता है जो लिंग संबंधी क्रूरताओं, दहेज विरोध, पशुओं के प्रति क्रूरता, शाकाहार प्रयोगशाला अनुसंधान, वृद्धों की उपेक्षा अथवा दूरस्थ गांवों में भूमि हड़पने जैसे मुद्दों पर छूट-पुट संगठन बनाते हैं। इसका हाल ही का एक उदाहरण मानव संसाधन विकास मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा पशु अनुसंधान में जीवच्छेदन संबंधी प्रयोगों को समर्थन देना है। इस तथ्य के बावजूद कि सरकार पशु कल्याण के बारे में जैन तथा हिंदू समुदायों को लंबे दावे करती है, सरकार ने पशु अधिकार कार्यकर्ताओं की छुटपुट तथा कमजोर यूनियन जिसने प्रयोगशालाओं के कार्यों की सार्वजनिक जांच की मांग की है की अपेक्षा दिल्ली साइंस फोरम जैसे फार्मास्यूटिकल समूह के साथ जुड़े वैज्ञानिकों के सशक्त समूह को समर्थन दिया है। 16.2 लोकतंत्र एवं हित समूह। 1960 के दशक के दौरान लोकतंत्र प्रपीड़क राज्य को चलाने वाले व्यक्तियों द्वारा नहीं अपितु विविध हित समूहों द्वारा चलाया जा रहा था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहले विकास दशक के रूप में घोषित 1960 के दशक में विदेशी सहायता के रूप में राजनीति का विस्तार हुआ तथा स्वतंत्रता, अधिकार और राजनैतिक सहभागिता जैसे लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास हुआ। इसी समय पर ही सेमर मरीन लिप्सेट 1960-851 ने यूरोपियन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी में पार्टी सिस्टम एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोशल ग्रुप्स शीर्षक से लेख लिखा। यह अधिक से अधिक स्पष्ट हो गया था कि राजनीतिक दल जिन्होंने अब तक समाज का प्रतिनिधित्व किया था, आज वह प्रयोग में पूर्णतया विपरीत सिद्ध हो रहा था। वे न कि लोगों की मांगों तथा अपेक्षाओं के वास्तविक प्रतिनिधि थे और न ही वे सार्वजनिक हित का वास्तविक प्रतिनिधित्व कर पा रहे थे। फिलिप सी श्मिटर 1992-1561 ने समाज में नव बहुलवाद को व्यवहारवाद एवं कार्यवाद बहुल माहौल में निश्चित रूप से अरूढ़िवादी की संज्ञा दी है। यह अधिक से अधिक स्पष्ट हो रहा था कि राजनीतिक दलों ने जनसाधारण का विश्वास खो दिया था, आखिर जनप्रतिनिधि के रूप में वे विफल हो रहे थे।
स्मिटर तथा उसके बाद के लेखकों जैसे मन्यूर ओल्सन, जेम्स बुकानन तथा निष्कानन के विचारों के विपरीत लिपसेट ने अपने प्रारंभिक लेख में यह विचार व्यक्त किया है कि राजनीतिक पार्टियां अभी तक जटिल लोकतांत्रिक समाजों की प्रतिनिधि संरचना का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। लोकतांत्रिक समाजों की सामान्य प्रवृत्ति इनका सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक हित समूहों के रूप में विघटन तथा बिखराव की थी, जिससे सार्वजनिक हित के प्रतिनिधित्व के संबंध में राजनीतिक दलों के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। समकालीन राजनीति विज्ञान में स्वेच्छाचारी शासन के बाद लोकतंत्र का सुदृढ़ीकरण उभरता हुआ महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया। स्मिटर 1992-157। मोटे तौर पर हित प्रतिनिधित्व कई बिचौलियों के पास आ गया, जैसे राजनीतिक पार्टियां, हित संगठन तथा सामाजिक आंदोलन। औपनिवेशिक विश्व प्रणाली के अल्प संगठित तथा सामाजिक सांस्कृतिक रूप से पूर्णतया भिन्न राज्यों के एकत्रीकरण की प्रणाली में परिवर्तित लोकतंत्र के राजनीतिक बदलाव के कारण नए बहुलवाद वो रूप में राज्यों के भीतर विघटन को बढ़ावा मिला, जिनके परिणामस्वरूप नई संरचनाओं, सामाजिक श्रेणीबद्धता तथा ऐतिहासिक रूप से भिन्न मांग समूहों तथा समर्थक वर्गों का जन्म हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत उपेक्षा के स्तर में पर्याप्त विविधता थी, परंतु यह मांग पर था जिसका प्रतिनिधित्व करने के लिए राजनीतिक पार्टियां तैयार नहीं थीं। इस प्रकार से राजनीतिक पार्टियों ने इन समूहों की विशेषताएं अपनानी आरंभ कर दी, अथवा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हित समूहों को स्थान दिया जाने लगा। प्रतिनिधित्व के लोकतंत्र में परिवर्तन 1960 में लिपसेट द्वारा किए गए अध्ययन में परिलक्षित होता है तथा नीति निर्माण की प्रक्रिया में इसका पर्याप्त आशय था। स्मिटर 1992-157 ने राजनीतिक प्रक्रियाओं पर अनुभवाचित अध्ययनों में आए परिवर्तन पर निम्नलिखित टिप्पणियां की है। राजनीतिक प्रक्रियाओं को केवल वैयक्तिक अधिमान्यताओं अथवा व्यवहार तक सीमित नहीं रखा जा सकता, अपितु ये सामूहिक कार्यों तथा परस्पर संपर्कों द्वारा प्रभावित होती है। राजनीतिक परिणामों का निर्धारण करने में इन समूहों, उनकी सत्यनिष्ठा तथा विवादों का स्वतंत्र योगदान है। प्रतिनिधित्व ऐसे समूहों तथा आधिकारिक निर्णय लेने में अत्यंत महत्वपूर्ण संबंध है, किंतु एकमात्र नहीं। यह संबंध पहचाने जाने योग्य तथा पुनः निर्धारित की जा सकने वाली सीमाओं सहित विशिष्टता प्राप्त वैधानिक रूप से गठित संस्थाओं के माध्यम से अधिक संगठित होता है। कुल मिलाकर वे शासन तंत्र के भीतर अलग अलग उप प्रणालियां बनाते हैं। इन प्रतिनिधित्व संस्थाओं की सापेक्षिक स्वायत्ता है तथा इनको चलाने का अपना तर्क है, जिनका स्तर वैयक्तिक अधिमान्यताओं के अनुरूप नहीं घटाया जा सकता या फिर उन्हें गठित करने वाले समूहों की सत्यनिष्ठा के अनुरूप भी नहीं डाला जा सकता। लिपसेट के शब्दों में वे परस्पर विवादपूर्ण सामाजिक समूहों के मध्य न केवल राजनीतिक समायोजन का माध्यम है और न ही प्रधान प्राधिकारियों का स्वार्थ साधन का हथियार है। सरकार की औपचारिक संस्थाओं, उनकी प्रक्रियाओं तथा मूल नीतियों का उनका प्रतिनिधित्व करने वाले समूहों तथा संस्थाओं पर महत्वपूर्ण तथा गहरा प्रभाव पड़ता है। अन्य शब्दों में सार्वजनिक नीति पहले गठित समूहों के हितों के कारण तैयार उपविकार नहीं है। स्वतंत्र रूप से स्थापित वैयक्तिक अधिमान्यताओं का भी इस पर कम प्रभाव पड़ता है। नीति प्रक्रिया में हित समूहों के महत्व से संबंधित इस अध्ययन में यह निष्कर्ष नहीं निकाला गया कि ये समूह राजनीतिक दलों का स्थान ले सकते हैं या फिर पार्टियां इन हित समूहों के अधीन हैं। नीति प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाली समस्या थी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के काल में लोकतंत्र का सुदृढ़ीकरण। 16.3 सरकार का हित समूह सिद्धांत। हाल ही के कुछ वर्षों में आर्थिक प्रगति तथा बाजार अनुकूल सार्वजनिक नीतियों के मध्य संपर्कों में इनके पक्ष में अनुभाषित प्रामाणिक वृद्धि हुई है। इसका आशय यह है कि जहां संस्थानों में प्रगति हुई तथा मुद्रा विकास उन राष्ट्रों की अपेक्षा अधिक हुआ जहां संस्थाएं कमजोर थी तथा वैयक्तिक अंतरोधन के लिए विनियमन ढांचा अधिक त्रुटिपूर्ण था, उनमें न तो विकास को बढ़ावा मिला, न ही धन एकत्र हुआ और न ही आर्थिक निवेश में वृद्धि हुई। A0C0 पिगो AC पिगो 19,321 द्वारा अपनाए गए नव परंपरावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत बहिर्जात रूप से निर्धारित नीति निर्माण द्वारा नीति संबंधी विफलताओं के हल के लिए तथा इस प्रकार से नीति निर्माताओं को अच्छी मंशा वाले न कि स्वहित से प्रेरित बनाने के प्रयास किए गए। मैक्स वेबर वो समय से नीति संबंधी विफलता का कारण सरकार की सरकारी कामकाज ठीक से न कर पाने की क्षमता था, जो कि वैसे सार्वजनिक नीति निर्माण में हितकर, स्वहित से परे तथा सार्वजनिक हित में थी। आरंभिक प्रबंध तथा नीति विशेषज्ञों ने संस्थाओं को चलाने वाले नियमों तथा प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित किया, तथापि OSDCORB जैसे सिद्धांत और कार्मिक एवं वित्तीय संरचनाएं सुझाई। इन मॉडलों में दो महत्वपूर्ण मुद्दों की अनदेखी की गई है। पहला है सुधारपूर्ण नीतियों की लागत का मूल्यांकन तथा दूसरा प्राप्त परिणामों का मूल्यांकन। ये परंपरावादी तथा नवपरंपरावादी सिद्धांत निरंतर होने वाली बाजार विफलताओं को रोकने में विफल रहे हैं, जिससे सरकार को कर, आर्थिक सहायता, मूल्य विनियमन इत्यादि जैसे विनियमन प्रबंधों द्वारा नीति विशिष्ट तरीकों में हस्तक्षेप करने पड़े। इसके बिल्कुल विपरीत सार्वजनिक चयन सिद्धांत में यह सुझाया गया कि नीतिगत परिणाम अंतर्जातीय रूप से निर्धारित राजनीतिक अधिमानों के परिणाम स्वरूप हैं। ऐसा स्वार्थी राजनेताओं के साथ मिलकर चलने वाले निजी हित समूहों के प्रभाव में होता है। सार्वजनिक चयन की दृष्टि से जांच करने पर सरल ढंग से त्रुटिपूर्ण माने जाने वाले नीतिगत परिणामों को बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया के तर्कपूर्ण परिणाम के रूप में देखा जाता है, जो नीति निर्माताओं को सार्वजनिक हित की अपेक्षा संकीर्ण विशिष्ट हितों को समर्थन देने से अधिक निजी लाभ पहुंचाते हैं। इस प्रकार से विकास के रहस्य की पहेली को सुलझाना आर्थिक विकास के उचित मॉडल की पहचान करना नहीं है, अपितु इसे सरकार के व्यवहार के उचित मॉडल में समाविष्ट करना है। शुगार्ट 1999-170। इस प्रकार से हित समूह सिद्धांत सरकारी संस्थान तथा आर्थिक विकास में उनकी भूमिका के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराता है। यह सरकार के पिगो के मॉडल के बिल्कुल विपरीत है, जो सरकार को नीति विज्ञानों में परहितकारी परंतु अकुशल बाह्यकारक मानता है तथा जिसका उल्लेख नट विक्सेल 18,961 की कृतियों के साहित्य तथा मसेव एवं पीकॉक, मसग्रेव एंड पीकॉक 19,581 की पुस्तक में है। हित समूह सिद्धांत में यह सुझाया गया है कि नीति निर्माताओं का निर्णय लेने का व्यवहार संबंधी पैटर्न है, जो उपभोक्ताओं तथा उत्पादकों के बाजार व्यवहार से मेल खाता है। विनियमों के लिए भी बाजार है तथा सार्वजनिक नीति निर्माण कंबल राजनेता के स्वार्थों की पूर्ति के लिए किया जाता है। लागत लाभ विश्लेषण का उपयोग ऐसे ढांचे के लिए किया जाता है जो सार्वजनिक लागत पर निजी लाभ सुनिश्चित करता है। सरकार चुनावी लाभ के रूप में अथवा अपनी परिसंपत्तियां बढ़ाने के रूप में इस प्रकार के नीतिगत निर्णय लेती है, जिससे कि बाजार में उपभोक्ता की भांति उसे अधिकतम लाभ पहुंचता है। इस सिद्धांत का सबसे बड़ा योगदान इस मत का प्रतिपादन करने में है कि जब नीतियां विफल होती है तो संस्थागत तथा प्रक्रियात्मक खामियों, जो कि पूर्णतया बाह्य कारक है, में विफलताओं के कारण ढूंढने के प्रयास करने की अपेक्षा लगातार विफल होती नीतियों के परिणामों जैसे किसे लाभ हुआ तथा किसे हानि हुई और विफल नीतियों की लागत किसे वहन करनी पड़ी, इसकी जांच की जानी चाहिए।
राजनैतिक चयन का विश्लेषण करने में इस प्रकार से सकारात्मक अर्थशास्त्र की पद्धतियां उपयोग में लाई जाती है। हित समूह सिद्धांत में जॉर्ज स्टिगलर 1971 द्वारा प्रतिपादित इस तथ्य को भी उजागर किया गया है कि नीति निर्माता उन हित समूहों के प्रति अधिक सहयोगी होगा जो हित साधकों का एक सार तथा संगठित समूह होगा। नीति निर्माता हित समूहों के विनियमन के संगठन तथा समर्थन में सामूहिक कार्य की लागत की गणना करेगा तथा छुटपुट हितों वाले तथा संगठित करने की उच्च लागत वाले समूहों को उन समूहों की अपेक्षा हानि होगी जो कि छोटे हैं तथा परस्पर जुड़े सामान्य हितों के कारण संगठित हैं। यही कारण है कि औद्योगिक उत्पादक समूहों को उपभोक्ता तथा पर्यावरणीय समूहों की तुलना में सरकार का विनियमन सहयोग अधिक प्राप्त होता है, क्योंकि औद्योगिक उत्पादक समूह छोटे होते हैं और विनियमन नीति के बारे में अपनी मांगों तथा हितों के बारे में अधिक संगठित होते हैं, जबकि उपभोक्ता व पर्यावरण समूह अपने बिखरे हितों के कारण एकजुट नहीं हो पाते तथा विनियमन के छोटे क्षेत्र से ही संबंधित रहते हैं। राजनीतिक प्रतिनिधि किसी विनियमन लाभ के लिए शुल्क प्राप्त करते हैं जो रेंट के रूप में होता है। रेंट शब्द एनी कूगर एंकनेगर 1974 द्वारा इस्तेमाल में लाया गया। इसकी परिभाषा प्रधान समूह के लिए विनियमक नीति के रूप में धन प्राप्ति हेतु सीमित सार्वजनिक संसाधनों के व्यय के रूप में की जाती है। यह एक प्रकार से सामाजिक व्यर्थ व्यय है, क्योंकि संसाधनों के व्यय से सकल घरेलू उत्पाद में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के रूप में कोई वृद्धि नहीं होती, अपितु सार्वजनिक धन को समाज के कुछ एक लोगों के लिए व्यर्थ किया जाता है। इस प्रकार से हित समूह राजनीति से संरक्षणशील बाजार तथा वितरित विनियमन तैयार होते हैं जो केवल प्रधान समूहों को समर्थन देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप नीतियां विफल होती है। इस प्रकार हित समूह नीतियां मुक्त बाजार का खुलकर समर्थन करती हैं, जिनका न्यूनतम विनियमन नियंत्रण होता है और इससे हित समूह का हस्तक्षेप न्यूनतम रहता है। हित समूह सिद्धांत के 3 चरणों में समझा जा सकता है। सार्वजनिक नीति प्रक्रिया के सार्वजनिक तथा निजी हित मॉडलों की अलग अलग विशेषताएं। सुसंगठित तथा समेकित विशेष हित समूहों के पक्ष में नीतियों के बाजार से संसाधनों के पुनर्वितरण की प्रक्रिया। इस मॉडल का किसी राष्ट्र के आर्थिक विनियमन तथा विकास पर प्रभाव। 16.4 हित समूहों की विशेषताएं। संख्या, सघनता, प्रतिनिधित्व क्षेत्र। इनकी संख्या के आधार पर हित समूहों को लघु, मध्यम तथा बृहत श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑल्सन ने उनके राजनैतिक चुनाव क्षेत्र के आधार पर हित समूहों की 3 श्रेणियों का वर्णन किया है: विशेषाधिकारयुक्त, मध्यवर्ती तथा गुप्त। एक विशेषाधिकारयुक्त समूह में एक सदस्य जो सार्वजनिक धन नीतियों से निजी तौर पर पर्याप्त लाभ उठाता है, यदि आवश्यक हो तो वह स्वेच्छा से उसे दे सकता है। ऐसे समूह सामान्यतया छोटे होते हैं, परंतु ऐसा सदैव नहीं होता। यह एक ऐसा उद्योग ही सकता है जिसे शुल्क से लाभ प्राप्त होता है, जैसे रिलायंस अथवा कोई ट्रेड यूनियन हो सकती है जो किसी राजनीतिक दल का हिस्सा हो, जैसे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस अथवा भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। यह कोई व्यावसायिक समूह भी हो सकता है, जैसे मजदूर किसान संघर्ष समिति अथवा शुगर मिल मालिक संघ। मध्यवर्ती समूह विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होते, परंतु एक दूसरे के प्रति व्यवहार में परस्पर समझ के साथ सामूहिक कार्य करते हैं, जैसे शिक्षक संघ जो प्रारंभिक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्तर से महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय शिक्षक संघ तक, जो कि अपने सीमित क्षेत्र तथा कम भागीदारीपूर्ण ढंग से कार्य कर रहे हैं। ऑल्सन का मानना है कि सामूहिक कार्य धमकियों, वादों तथा सशर्त सहयोग द्वारा सुनिश्चित किए जाते हैं। हित समूहों का तीसरा समूह न तो विशेषाधिकार प्राप्त अथवा मध्यवर्ती लोग होते हैं, अपितु इनका अस्तित्व लगभग न के बराबर होता है। ऑल्सन ने इसे अंतर्निहित समूह का नाम दिया है, क्योंकि समूह के हित विशिष्ट तथा महत्वपूर्ण होते हुए भी एक समूह में समेकित नहीं हो पाते। इसमें बेरोजगार लोगों का समूह, उपभोक्ता संघ अथवा वरिष्ठ नागरिक समूह जैसे एज केयर अथवा हेल्पेज इंडिया, इनमें पीपल फॉर एनिमल्स जैसे समूह भी शामिल हैं। इस प्रकार के हित समूह अपने सदस्यों को कुछ लाभ पहुंचा सकते हैं तथा इस प्रकार से उन लाभों पर रोक लगाई जा सकती है जो केवल सदस्यों को उपलब्ध कराए जाते हैं। मैकलीन 1982-95 से 100 ने हित समूहों को एक अन्य रूप में वर्गीकरण किया है: उत्पादक समूह, उपभोक्ता समूह तथा परमार्थवादी समूह। इनमें से उत्पादक समूहों की प्रथम श्रेणी सर्वाधिक सशक्त होती है, क्योंकि उनके हाथ में उत्पादन की शक्तियों का नियंत्रण रहता है, जिन्हें बाजार से हटा लेने पर लोगों के लिए प्रमुख समस्या खड़ी हो सकती है। इनमें फैक्ट्री मालिक, ट्रेड यूनियन तथा किसान शामिल हैं। यदि वे अपने उत्पाद को बाजार से हटा लेते हैं, जो किसी न किसी रूप में भौतिक जिन्स होती है, जैसे उत्पादित पदार्थ, श्रम, जो सरकार पर भारी दबाव ला सकती है। दूसरा समूह पहले समूह की अपेक्षा कमजोर होता है, क्योंकि उपभोक्ता बाजार से ऐसा कुछ नहीं हटा सकते जिन पर पूरी तरह इनका नियंत्रण हो। परमार्थवादी समूह और भी कमजोर होते हैं, क्योंकि उनमें न तो स्वहित की इच्छा होती है और न ही किसी भौतिक उत्पादन का नियंत्रण उनके हाथ में होता है। इस प्रकार से मैकलीन 1987-64 ने पाया है कि ऐसे समूह को ऑल्सन के अंतर्निहित अथवा कुछ मध्यवर्ती समूहों में भी रखा जा सकता है। मैकलीन के उत्पादक समूह ऑल्सन की किसी श्रेणी के अंतर्गत आ सकते हैं। अनुभव के आधार पर पाया गया है कि किसी उत्पादक समूह में जितने कम सदस्य होंगे, उतना ही वह समूह अधिक विशेषाधिकार प्राप्त तथा संगठित होगा। जैसा कि ऑफ एवन देसेंथल, ऑफ एंड वीजेंथल 1980 ने निष्कर्ष निकाला है कि उनके हित समर्थन द्वारा संरक्षित रहते हैं। 16.5 हित समूह राजनैतिक दलों से कैसे भिन्न हैं? पार्टियां हित प्राप्ति के प्रमुख उद्देश्य से निम्नलिखित कार्य कर रही है: मत प्राप्ति के तरीकों निकालना, जनसाधारण को समन्वित कर एकजुट करना, राजनैतिक नेताओं को शामिल करना, सरकार का गठन, सार्वजनिक नीति तैयार करना तथा हितों को बढ़ावा देना। किंग 1969-120। पार्टी प्रणाली के कम होते महत्व के कारण 1970 के दशक से आरंभ होकर 1980 के दशक में स्पष्ट रूप से हितों की एकजुटता तथा प्राप्ति के प्रयास प्रमुख कार्य रहे हैं। विकासशील देशों में स्वतंत्रता बाद की अवधि में पार्टियां लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप खरी नहीं उतरी तथा नागरिकों का अलग थलग तथा बिखरा समूह बनकर रह गई। पार्टियों का सम्मान तथा महत्व भी कम हो गया था। वेयर 1986-126। पहले पार्टियां महत्व का केंद्र थीं और हित समूहों को हाशिए पर रखा जाता था, लेकिन अब यह बिल्कुल विपरीत हो गया। राजनीतिक पार्टियों की सबसे बड़ा धक्का पश्चिमी यूरोपीय राज्यों के उदय से लगा, जिनमें हित साधन का कार्य राजनीतिक पार्टियों की अपेक्षा व्यावसायिक समूहों से जुड़ गया। नए कॉर्पोरेटिज्म के उदय से उदार लोकतंत्रों की राजनीतिक पार्टी प्रणाली का महत्व कम हुआ है। हेल्थ एंड पॉलिट 1986-126। पश्चिमी जर्मनी का मामला कुछ सीमा तक भिन्न है, क्योंकि संस्थागत समूहों के सशक्त रूप से कार्य करने के बावजूद नीति निर्माण में पार्टियों ने बिचौलिए की भूमिका निभाई है। पश्चिमी यूरोपीय देशों के नव कॉर्पोरेटिज्म के अतिरिक्त किसी एक मुद्दे अथवा सीमित मुद्दों पर आधारित कारण समूहों का उदय पार्टियों के लिए खतरा है। हेल्थ एंड पॉलिट 1986-127।
पर्यावरण, श्रम, लिंग, रंग, जाति इत्यादि मुद्दे पार्टियों के परंपरागत दायरे से बाहर हैं, जिसके परिणामस्वरूप अधिकांश पार्टियां इन कार्यकलापों पर अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाती हैं। इससे नए विशेष हित समूहों का उदय होता है, जिनमें पार्टियां नेताओं की अपेक्षाकार्योत्तर अनुयायी बन जाती हैं। हित समूहों के उदय का एक और कारण इन समूहों द्वारा अपने सदस्यों को दिया जाने वाला सामाजिक जीवन है। पहले पार्टियां ही ऐसा स्थान थीं जहां समविचार व्यक्ति स्वाभाविक जीवन जीने के लिए एकत्र होते थे, परंतु बाद में संपन्नता बढ़ने तथा सामाजिकरण के अन्य बेहतर विकल्प उपलब्ध होने के कारण ये सदस्य पार्टियों के बाहर समूहों में शामिल हो गए। परंतु यह विकास अकस्मात नहीं हुआ, अपितु यह राजनीतिक तुच्छ क्षेत्रीय तथा व्यक्तिगत राजनीति से हटकर आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने में विफल रही। इसके कारण संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित प्रथम तथा द्वितीय विकास दशक पूर्णतया विफल हो गए। पार्टियों की स्थिति तथा केंद्रीय भूमिका पर खतरे के रूप में दो कारण सामने आए हैं। एलन वेयर 1986-126 ने पहला कारण पश्चिमी यूरोपीय देशों में उदारवादी अथवा नव कारपोरेटिज्म का उदय बताया है। इससे हित समूहों के विविध माध्यम अपने अन्य सदस्यों के साथ बेहतर संपर्क ला सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप ये समूह सरकार के साथ अपने समझौतों में सहयोग के लिए अपने ही सदस्यों से लाभ उठाने लगे। कारण समूहों का उदय दूसरा कारण है जिससे एकल उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का ध्यान केंद्रित हुआ है तथा वे एकजुट हुए हैं। ये समूह हमेशा से बने रहे हैं तथा इन्होंने भारत में स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। ब्रिटेन में एंटीकोनम लीग ऐसा प्रमुख गैर पार्टी गठबंधन था। इस प्रकार के विकासों का प्रमुख कारण राज्यों की संरचना से निराशा रही है, जिसमें अभिजात वर्ग पार्टी संरचना को नियंत्रित करते थे। राजनीतिक पार्टियों द्वारा सार्वजनिक हित के केंद्रीकरण तथा एकाधिकारीकरण के विरुद्ध आवाज 1970 के दशक में श्रम पार्टी संरचना के लोकतंत्रीकरण की मांग के साथ उठाई गई। परिवर्तन के लिए प्रमुख आवाज केंद्र समूहों के निर्धन समुदायों, आदिवासी जातियों, उपाश्रित वर्ग तथा पर्यावरण की दृष्टि से प्रभावित समूहों द्वारा उठाई गई। कई विकास तथा आर्थिक नीतियों पर राजनीतिक पार्टियों की स्थिति स्पष्ट न होने से लोगों में कुंठा बढ़ी, जिसके कारण उन्होंने स्वहित प्राप्ति के लिए समूहों का गठन कर लिया। भारत में कृषि तथा तटीय मात्स्यिकी के भूमंडलीकरण के विरोध में क्रमशः कई किसानों तथा मछुआरों के समूहों का गठन सीधे तौर पर राजनीतिक पार्टियों द्वारा खेली जाने वाली तुच्छ राजनीति से जुड़ा है। सुप्रसिद्ध समूह नर्मदा बचाओ आंदोलन तथा बाद में नेशनल एलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट उभरते हुए अधिकांश एकल कारण समूहों में निराशा का द्योतक है। ये समूह बड़ी परियोजनाओं के मुद्दों तथा अपने स्थान से हटाए गए समुदायों के प्रतिस्थापन पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। उनके द्वारा चलाए गए आंदोलनों के दो प्रत्यक्ष परिणाम निकले हैं। इससे एक की सार्वजनिक नीति में हिस्सेदारी के लिए दक्षिणपंथी संरचना अथवा कॉर्पोरेट जगत द्वारा समर्थन को मजबूती मिली और दूसरे पर्यावरण विरोधी तथा जन विरोधी नीतियों द्वारा प्रभावित लोगों को संरक्षण देने के लिए तथा सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराने के लिए जन आंदोलनों का उदय हुआ। इसका उदाहरण है प्रजातियों तथा उनके बचाव व संरक्षण के लिए पर्यावरण संबंधी कानून के राज्य द्वारा अपनाए जाने के लिए पर्यावरण समर्थकों के दावों को झुठलाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में पिंचोट के अंतर्गत पीपल्स फर्स्ट नाम से उद्योगपतियों तथा खदान मालिकों का सशक्त एकजुट समूहों का गठन है। एकल मुद्दा कार्यकलाप जैसे पशु अधिकार, गर्भपात कानून तथा पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मुद्दे किसी एक पार्टी तक सीमित नहीं रहते। इस प्रकार से केवल पार्टी शासन की तुलना में सामूहिक कार्यक्रम अधिक जटिल हो जाते हैं तथा इनसे यहां तक कि पार्टी कार्यसूची तथा संस्थागत एकता कमजोर हुई है। प्रथम विश्व युद्ध के विरुद्ध बर्ट्रैंड रसेल के पैसिफिक मूवमेंट के दौरान परमाणु निशस्त्रीकरण अभियान कैंपेन फॉर न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट में किसी राजनीतिक पार्टी ने भी उनका साथ नहीं दिया, परंतु 1950 तथा 1960 के दशक के दौरान राजनीतिक पार्टियों को अपनी चुनावी जीत के लिए इस आंदोलन से जुड़ना पड़ा। स्वयं को सत्ता में बनाए रखने के लिए पार्टियों को पूर्ण कार्यशील आंदोलन को उपयोग में लाना अथवा चुनौतीपूर्ण समूह विरोध को सत्ता में बने रहने के लिए उपयोग में लाना अधिक उपयुक्त लगा। एकल मुद्दा समूहों को वह स्थान मिला है जो वैसे पार्टियों को मिलता। हेल्ड एंड पॉलिट 1986-129, मैकलीन 1987-127 ने पार्टी कार्यसूची को कमजोर बनाने वाले एक अन्य कारण का उल्लेख किया है और वह है राजनीतिक आदर्शवाद का सामाजिक कार्यकलापों में विलय। पहले पार्टी संस्थाएं पार्टी कार्यकर्ताओं तथा एक वर्ग के लोगों को मिलकर बैठने तथा सामाजिक विचार विमर्श का बढ़िया अवसर उपलब्ध कराती थी, परंतु बाद में मनोरंजन के वैकल्पिक साधनों के विकास तथा संपन्नता में वृद्धि और कम कार्य घंटों के कारण पार्टियां अपने सदस्यों को वह स्वतंत्रता उपलब्ध नहीं करा सकी जिसकी उन्हें इच्छा थी। मैकलीन ने परमाणु निशस्त्रीकरण अभियान को समाज में आए उस परिवर्तन का उदाहरण माना है जिसके कारण पार्टी कार्यकर्ताओं की दृढ़ पार्टी निष्ठा भी टूट गई। मतदान शक्ति तथा लॉबी शक्ति के मध्य परस्पर संपर्क से कोई इनकार नहीं कर सकता। पार्टियों ने अपने लाभ के लिए कारण समूहों की समेकित एकता को सफलतापूर्वक भुनाया है। इस प्रकार से ऑल्सन ने अपनी कैलकुलस ऑफ कंसेंट में यह मत व्यक्त किया है कि पार्टियां इन समूहों से चुनावी समर्थन प्राप्त करती है तथा बदले में उनकी कार्यसूची और नीतियों का प्रतिनिधित्व करती है। मतदान शक्ति तथा लॉबी शक्ति के बीच संपर्कों के अध्ययन से दो बातें उभरकर सामने आती है। प्रथम तो यह कि उपभोक्ता हितों को कभी भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। दूसरे, किसी समूह के सदस्यों की संख्या से पार्टियों पर डाले जाने वाले दबाव की कोई सुनिश्चितता नहीं होती। उदाहरण के तौर पर दूरसंचार फर्मों का छोटा सा समूह रूढ़िवादी सरकार से विनियामक सुधार तथा सेनाओं का उदारीकरण करवा सकता है, जबकि विश्वविद्यालय शिक्षकों का बहुत बड़ा समूह भी उद्धत उदार सरकार पर शायद उतना प्रभाव नहीं डाल सकेगा। कई बार सार्वजनिक अधिमान की अपेक्षा तर्क को अधिक महत्व दिया जाता है, जैसे कि रेलवे कंपनियों द्वारा विरोध के बावजूद व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष W0E0 ग्लैडस्टोन द्वारा द रेगुलेशन ऑफ रेलवेज एक्ट 1844 पर अध्ययन। इसे असामान्य राजनीति का नाम दिया गया। मैकलीन एंड फोस्टर 1992-329, क्योंकि सामान्य राजनीति तो वितरण गठबंधन की राजनीति है जिसमें उत्पादक समूह उपभोक्ताओं के नुकसान के बदले में एकाधिकार विशेषाधिकार प्राप्त करते हैं, क्योंकि विनियमन सार्वजनिक प्रशासन की सफलता की कसौटी है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि नीतियों को अपने हित के लिए उपयोग में लाने तथा राज्य के विनियमन नियमों को तोड़ने मरोड़ने में हित समूह सफल हुए हैं। 16.6 लोकतंत्र एवं हित समूह। 1960 के दशक में विशेष हित समूहों के राजनीतिक चुनाव क्षेत्रों पर बढ़ते नियंत्रण तथा पकड़ के कारण राजनीतिक पार्टियां स्वयं को अपंग तथा मजबूर महसूस करने लगीं। पार्टियों द्वारा मुद्दे उठाए जाने की अपेक्षा से समूह मुद्दे उठाते थे तथा राजनीतिक पार्टियां इन हित समूहों की अनुयायी बन मुद्दों को आगे बढ़ाती थीं। समाज की संस्थागत संरचना से पार्टी कार्यकलापों के आधार के विस्तार के लिए सीमित अवसर थे। इस प्रकार से यहां तक कि पार्टियों ने भी अपने उपलब्ध हित समूह गठित किए ताकि राजनीति की कार्यसूची को आगे बढ़ाया जा सके।
इस प्रकार यह तथ्य उभर कर सामने आया है कि राजनीतिक पार्टियां लोगों से दूर हो रही है तथा हित समूहों से होने वाले लाभ प्राप्ति के कार्यों में अधिक उलझ रही है। लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि राजनीतिक पार्टियां लोकतांत्रिक सुदृढ़ीकरण के विकास तथा विस्तार के केंद्र बिंदु हैं, परंतु वे इस स्थिति में नहीं हैं कि लोगों की इच्छाओं और अपेक्षाओं को पूरा कर सकें। इस प्रकार से यह स्थिति इस व्यापक विधार का खंडन करती है कि लोकतंत्र नीतिशास्त्र की कार्यात्मक आवश्यकता है, परंतु यही अभिशासन पर चर्चा का प्रमुख मुद्दा है। लोकतंत्र की स्थापना आज भी संभव है और यह इस पर निर्भर करता है कि समाज के सभी कार्यकर्ताओं के साथ कैसे नीतिगत संपर्क साधे जाते हैं। अलीकतंत्रीकरण पर चल रहे विवाद को ऐसी संस्थानों के सृजन द्वारा समाप्त किया जा सकता है जिन पर राजनीतिक पार्टियां तथा नागरिक दोनों सहमत हों। इस प्रकार से आधुनिक लोकतंत्र जो समझौतों के सदृश प्रतीत होती है, हितों के परस्पर शासन को जन्म देती है, परंतु जैसा कि श्मिटर ने आगाह किया है कि शासन परिवर्तन वो एकजुटता लाने वाले चरण, ये हिस्सेदारी के लिए अथाह उत्साह की एक बार पहचान करने के उपरांत दूसरों के प्रयासों को अपने लिए उपयोग में लाने के लालच की संभावना के मद्देनजर अनिवार्य नहीं है कि कोई मंचूर ओल्सन की लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन 1965 का दृढ़ भक्त हो। 1992, 166